हेलो एवरीवन, होप सो यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं वजाहत और वजी टीवी पे एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे कंटेंट को इतना सपोर्ट कर रहे हो, जिसके बाद मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं यहाँ पे भी वीडियोस को अपलोड करना शुरू करूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक स्टोरी शेयर की थी कि मेरे पास टाइम कम होता है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ भी वीडियोस को कॉन्स्टेंटली अपलोड करता रहूँ, लेकिन इस चीज़ का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। एनी ली 3 जुलाई 1985 को कैलिफोर्निया में पैदा हुई। उसकी ग्रोथ एक काफ़ी बड़ी फैमिली में हुई थी। वो बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन थी। वो दूसरों से अच्छे से बात करती थी और बहुत स्मार्ट थी। स्कूल में वो हमेशा टॉप करती थी और एक दफ़ा उसके स्कूल में नेक्स्ट आइंस्टाइन के लिए वोटिंग हुई, जिसमें उसने विन किया। उसे 1,60,000 एज अ स्कॉलरशिप दिए गए और उसे यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में सेल डेवलपमेंट बायोलॉजी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन मिल जाता है। वहाँ वो जोनाथन विडोस्की से मिलती है, जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में स्टडी कर रहा होता है। कुछ ही देर में वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और उसके बाद उन लोगों की एंगेजमेंट हो जाती है। वो लोग अपनी शादी के लिए डेट फिक्स कर लेते हैं, जो कि 13 सितंबर 2009 डिसाइड होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनी उस दिन को नहीं देख पाती। उसके फियांसे को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के लिए एडमिशन मिल जाता है और एनी को 2007 में येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, जहां से वो फार्माकोलॉजी में डॉक्टरेट करने का सोचती है। येल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एनी उन एंजाइम्स पे स्टडी कर रही थी जो कि मेन डिजीज़ के इलाज में काम आए, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़ और मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वो अपने कैंपस में काफ़ी एक्टिव थी और उसने येल मेडिकल स्कूल के लिए एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसका नाम था क्राइम एंड सेफ्टी इन न्यू हेवन, जो कि कैंपस में सेफ्टी के रिलेटेड था। एनी ने पुलिस चीफ से येल यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा इंटरव्यू भी लिया था, जो कि इस चीज़ के रिलेटेड था कि स्टूडेंट्स अपने आप को अनवांटेड सिचुएशन से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि खुद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसने पूरे कैंपस को डरा के रख दिया। 8 सितंबर 2009 उसके लिए काफ़ी बिजी दिन था, क्योंकि वो अपनी वेडिंग की प्रेपरेशन कर रही थी और उसे यूनिवर्सिटी का काम भी करना था। इसलिए वो यूनिवर्सिटी के लिए अपने अपार्टमेंट से जल्दी निकल जाती है। वहाँ वो तकरीबन 10 बजे तक पहुँच जाती है। उसके बाद वो उस कैंपस से निकल के दूसरे कैंपस की तरफ जाती है, जहाँ पर रिसर्च लेबॉर्ट्री होती है। सिक्योरिटी कैमरास में देखा जाता है कि वो तकरीबन 10 बजे उस कैंपस में एंटर होती है, लेकिन उसके बाद उसे कहीं नहीं देखा गया। उसकी एक रूममेट जो कि एनी का वेट कर रही होती है, लेकिन एनी के रूम में ना आने पे वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। अब वो काफ़ी दफ़ा कोशिश करती है, लेकिन कॉल रिसीव ना करने पे वो टेंशन में आ जाती है और पुलिस को रिपोर्ट करती है कि एनी के साथ कुछ हो ना जाए। स्टार्ट में पुलिस इस केस को ख़त्म कर देती है कि शायद ये ऐसा केस है कि ब्राइड अपनी शादी से खुश नहीं और उससे पहले वो भाग गई है। लेकिन ये ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका पर्स, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड सब कुछ येल कैंपस में उसके ऑफिस में पड़े हुए थे। उसके फ्रेंड्स का भी यही बताना था कि वो अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी और बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो शादी से कुछ दिन पहले भाग जाए। फिर इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज निकालती है और उससे पता चलता है कि एनी 10:09 पे रिसर्च सेंटर में एंटर हुई। उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का भी डाटा निकाला जाता है और पता चलता है कि 10:11 पे वो लेबॉर्ट्री में एंटर हुई, लेकिन उसके बाद का कोई भी डाटा नहीं था। इसके तकरीबन 3 घंटे बाद बहुत अजीब वाक़या हुआ। किसी ने फायर अलार्म एक्सीडेंटली ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे कैंपस को खाली करवा दिया गया। सब लोग बाहर आ गए, लेकिन एनी उनमें नहीं थी। बिल्डिंग को क्राइम सीन के लिए सील कर दिया जाता है और अब इन्वेस्टिगेटर्स हर तरह के क्लूज ढूंढना शुरू कर देते हैं। 4 दिन की मुसलसल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको क्लूज मिलना शुरू हो जाते हैं। लेबॉर्ट्री के बाहर उनको सीलिंग में एक ग्रीन शर्ट मिलती है, जिस पे ब्लड स्टेन्स होते हैं, और ये ग्रीन शर्ट बिल्कुल वही थी जो एनी ने सिक्योरिटी कैमरास की वीडियोस में पहनी हुई थी। 13 सितंबर 2009 को एक इन्वेस्टिगेटर नोटिस करता है कि बेसमेंट में से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। फौरन ट्रेन डॉग्स को बुलाया जाता है, जो कि स्मेल करते हैं और उस जगह तक पहुंचते हैं। शाम के तकरीबन 5 बजे जब एनी को अपनी वेडिंग अटेंड करनी थी, उस टाइम उसकी डेड बॉडी मिलती है, जो कि दीवार के अंदर होती है और उसकी डेड बॉडी की बहुत बुरी कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि ये किसने किया और क्यों। I mean, really tried to remain as hopeful as possible throughout. I certainly didn't think it would uh, end in the way that it did. I think it's just incredibly gruesome. ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसका गला दबा के उसे मारा गया और दीवार के अंदर उसको फिक्स करने के लिए उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी। उसको जिस जगह पे रखा गया वो जगह सिर्फ इतनी थी जितनी कि एक कंप्यूटर स्क्रीन की होती है। इस केस ने पूरी येल कम्युनिटी को डरा के रख दिया कि कोई किसी के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। वो दिन जब उसके घर वालों को उसके लिए बहुत खुश होना चाहिए था, ये दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा था, स्पेशली उसके फियांसे जोनाथन के लिए।
उसके फ्यूनरल को लाइव चलाया गया जिसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा लोग आए। पुलिस दिन रात इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली कुछ दिन बाद वो उसके मर्डरर को अरेस्ट कर लेते हैं। सो ये रेमंड क्लॉक कौन था और ये वहाँ कैसे पहुँचा? रेमंड, जिसे सब रे कह के बुलाते थे, वो काफ़ी पॉपुलर और फ्रेंडली लड़का था। रे हाई स्कूल में बेसबॉल खेलता था जिसकी वजह से सब लोग उसे बहुत अच्छे से जानते थे। उसने कुछ ही देर पहले लैब में एज अ टेक्नीशियन काम करना शुरू किया था और उसके सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग उसने कभी भी कोई इशू क्रिएट नहीं किया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि एनी की बॉडी मिलने से पहले ही उनको रे पे शक होने लग गया था, क्योंकि लेबॉर्ट्री साफ होने के बावजूद वो उसको बार बार साफ कर रहा था और बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। जब उससे एनी के बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि एनी 12:45 पे कैंपस छोड़ के चली गई थी और उसके बाद उसने उसे नहीं देखा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके फेस और बाइसेप पे कुछ स्क्रैचेस भी देखे गए जो उसने कहा कि वो उसकी कैट ने किए हैं। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेटर्स ने डीएनए का सैंपल देने को बोला और पुलिस को मैच मिल गया, और सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 300 पीसेस के एविडेंस ऐसे मिले जो कि एनी की बॉडी के पास थे। पुलिस को इस बात का भी पता चला कि उस दिन सिर्फ रे ही एनी के साथ लेबॉर्ट्री में था और उसी ने फायर अलार्म एक्सीडेंटली ऑन कर दिया था। उन लोगों ने रे के किचन को भी इन्वेस्टिगेट किया जहां से ब्लड स्टेन्स मिले और उनका डीएनए भी एनी के साथ मैच कर गया। रे को इमीडिएटली एनी के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसका मोटिव क्या था और उसने एनी को क्यों मारा, क्योंकि आज तक एग्जैक्ट रीज़न का किसी को पता नहीं चल पाया। इसलिए इस केस को लेके काफ़ी थीरीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एनी और रे का सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। जब इन लोगों का ब्रेकअप हुआ तो रे को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने एनी को मार दिया। उसकी हाई स्कूल की एक्स गर्लफ्रेंड का कहना था कि रे बहुत वायलेंट था और जब उसका भी ब्रेकअप हुआ तो वो उसे थ्रेट करने लग गया था, लेकिन उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया और खुद को बचा लिया। बाद में इस थ्योरी को एनी की फ्रेंड की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया और उसने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये चीज़ बहुत अफसोसनाक है कि लोग एनी के बारे में ऐसा सोचते हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि रे एनी से बहुत इम्प्रेस था और उसने एनी को प्रपोज किया, लेकिन एनी उसे रिजेक्ट कर देती है। इस चीज़ का रे को बहुत बुरा लगा और वो उससे बदला लेना चाहता था। जिस दिन उसने एनी का मर्डर किया उस दिन उसने उसे मैसेज किया था कि वो उसे लैब में मिले। थर्ड थ्योरी ये भी है कि रे अपने काम करने की जगह पे बहुत कंट्रोलिंग था और वो चाहता था कि सब उसके अकॉर्डिंग हो। एनी उस दिन रिसर्च करने के बाद लेबॉर्ट्री को क्लीन करके नहीं गई थी और इस चीज़ का रे को बहुत गुस्सा था। सिर्फ इस गुस्से की वजह से उसने एनी को मार दिया। इतने ज़्यादा सबूत होने के बावजूद रे को स्टार्टिंग में ये कह के छोड़ दिया गया कि उसका इस केस के साथ कोई लिंक नहीं, लेकिन बाद में इसे 44 ईयर्स के लिए कैद की सज़ा सुना दी गई और इसमें एडिशनली 20 ईयर्स असॉल्ट के ऐड किए गए, जो कि टोटल 64 ईयर्स बनते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि रे का एनी को मारने का क्या मोटिव हो सकता है? ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अभी मुझे पता है कि वीडियो की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि टाइम गुजरने के साथ साथ इस पर भी काम करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।